Hey everyone, welcome to Tathastu ICS. My name is Amit Singh. I hope you all are doing good. वसुदेव कुटुंबकम, ये संस्कृत का फ्रेज जो वैदिक टाइम से यूज किया जाता है, इस वक्त G20 का मोटो है। क्यों? क्योंकि इंडिया को इस वक्त प्रेसिडेंसी मिली हुई है G20 की। तो हम G20 के बारे में देखेंगे और ये देखेंगे कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। इस वक्त जो इंडिया इसे लीड कर रहा है तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे इसके, और अगर इससे रिलेटेड कुछ चैलेंजेस हैं तो उससे कैसे निपटा जाता है। तो शुरू करते हैं G20 के बारे में कहानी। क्या है G20? व्हाट इज G20? एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जो 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन को कंबाइन करके बनी है। इसके साथ G20 की जब भी मीट्स होती हैं तो हम कई बार मिस कर देते हैं, बट जो ऑफिशियल्स हैं वर्ल्ड बैंक के और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये 20 कंट्रीज, ये 19 कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन और कुछ ऑफिशियल्स होते हैं जो वर्ल्ड बैंक और IMF के होते हैं। G20 membership is made up of a mix of industrialized and emerging economies। जो 20 कंट्रीज हैं उसमें डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, ब्राज़ील, और बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जैसे USA, कनाडा और इस तरीके की कंट्रीज, जहाँ पे तो एक प्रॉपर मिक्सचर है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज का। अगर आप इसके सिग्निफिकेंस को देखोगे तो बहुत सारे कंट्रीज, जब हम आसियान पढ़ रहे थे, जब हम ब्रिक्स पढ़ते हैं, तो कई बार नंबर 50%, 60% इसके आसपास रहता है, चाहे वो पॉपुलेशन की बात हो या फिर इकोनॉमिक कवरेज की बात हो। लेकिन यहाँ पे जो नंबर्स आप देखोगे, तो अगर कितनी पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करता है, तो लगभग 75% पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करता है, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, 85% ऑफ द ग्लोबल GDP, 80% ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड 75% ऑफ द ग्लोबल कॉमर्स। लेकिन मतलब हर क्षेत्र में, हर एरिया में इसका जो नंबर है वो 2/3 से ज़्यादा है, 75% से ज़्यादा है। इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है। ठीक, एक बार आगे बढ़ के G20 के बारे में जानने समझने से पहले, वही जो एक बेसिक सी चीज़ हम हमेशा करते हैं कि इसका ओरिजिन हुआ क्यों, वजह क्या थी G20 की आने की, वो समझने के बाद जो आज की डेट में काम कर रहा है उसे समझना ज़्यादा आसान होगा। तो ओरिजिन था आसियान फाइनेंशियल क्राइसिस, 1997 से 1999 के बीच में हुआ था। इससे पहले हमने आसियान को ही कवर किया था कि वो क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, साउथ ईस्ट एशिया के 10 कंट्रीज साथ में क्यों आए। छोटा सा रेफरेंस इसलिए क्योंकि कोल्ड वॉर के दौरान, कोल्ड वॉर का एक डर तो उन कंट्रीज में था ही कि कम्युनिज्म के साइड जाएं या कैपिटलिज्म के साइड जाएं, तो उन्होंने किसी साइड में जाने के बजाय अपने डिफरेंसेस, अपने रीजनल डिफरेंसेस को खत्म करते हुए 1967 में आसियान की शुरुआत की। 30 सालों तक वो बहुत अच्छी तरीके से चला, और इतना अच्छा चला कि उसमें लोगों के होप्स इतने ज़्यादा हो गए कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट और पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा हुई कि इवेंचुअली 1997 का एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जब बर्स्ट जो था, बबल जो था, वो फट गया। ठीक, कहानी शुरू हुई थी हालांकि इसमें थाईलैंड से, कि थाईलैंड का जो बात है, जो वहाँ की करेंसी है, वो डिवैल्यू होने लगी थी, और उसके बाद धीरे धीरे वो जो कंटेजन था वो पूरे इस साउथ ईस्ट एशिया में फैलने लगा, और फाइनली आसियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया। इसके बाद दिस वॉज अ मिनिस्ट्रियल लेवल कॉन्फ्रेंस, इसी जहाँ पे G7 की कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि दोनों रिच और डेवलपिंग कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे और इस बारे में बातचीत करेंगे, और यहीं से सारी चीज़ शुरू हुई। उसके बाद 1999 में पहली बार द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स टुक प्लेस इन 1999, और यहीं से G20 का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़, इसके बाद 99 में फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन वो उस तरीके से G20 को फॉलो नहीं किया कि हर साल मीट्स हो रहे हैं या पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन हो रहा है, पिछली बार क्या हुआ और आगे क्या होगा इसके बारे में ध्यान दिया जा रहा है। ये सब तब शुरू हुआ जब 2008 का एक और फाइनेंशियल क्राइसिस लगा कि चीज़ों को सीरियसली लेने के लिए, और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज द नीड फॉर अ न्यू लेवल ऑफ पॉलिटिकल अरेंजमेंट। इट वाज डिटरमाइंड द G20 लीडर्स विल मीट वंस इन अ ईयर फॉर नाउ। साल में एक बार तो मिलेंगे ही, और तब से लेके अब तक G20 के लीडर्स हर साल में एक बार मिलते हैं। The G20 finance ministers and central bank governors continue to meet on their own twice a year to help prepare for these summits। तो जो ये लीडर्स साल में एक बार मिलते हैं, वहाँ पे G20 के लीडर्स बैकग्राउंड में पूरी चीज़ को ठीक करने के लिए, जो मिनिस्टर्स हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं, इस वक्त जो शांति कांता दास
इंडिया में है, और उसी उसी लेवल के मिनिस्टर्स और फाइनेंस मिनिस्टर जैसे निर्मला सीतारमन, उस लेवल के मिनिस्टर्स साल में 2 बार मिलते हैं, जिससे कि इस मीट का बैकड्रॉप तैयार किया जा सके। ठीक, ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे मैंने आपको कई बार कहा कि जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत सुपरफिशियल है, लेकिन इसीलिए हमने हर हर बार हर ऑर्गेनाइजेशन की क्या वजह रही, क्या वही जो हर इवेंट का क्या कॉज रहा और उस इवेंट के क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे हो जाने के बाद। ठीक, इसीलिए हमने उसे हर बार देखा है। आसियान जब हम पढ़ रहे थे तो उसके ऑब्जेक्टिव्स में हमने ये देखा था कि वहां पे सिक्योरिटी रीजनल क्राइसिस थे, सिक्योरिटी क्राइसिस थे, इसीलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एंगल जो शुरू में दिया गया था वो ये था कि सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी, और फिर इकोनॉमी पे आए थे वो लोग। और इसीलिए जो ऑब्जेक्टिव G20 के हैं वो एक इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल के आए, तो इसके ब्रॉडली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। द पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बिटवीन इट्स मेंबर्स इन ऑर्डर टू अचीव ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक, ग्लोबली एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे, चाहे आसियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997 हो, चाहे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 हो, उसके बाद एक स्टेबिलिटी रहे ग्लोबल इकोनॉमी में और एक सस्टेनेबल ग्रोथ रहे। ठीक, ऐसे नहीं कि एकदम से शूट कर जाए चीजें और बाद में जाके बबल की तरफ फटने लगे। टू प्रमोट फाइनेंशियल रेगुलेशंस दैट रिड्यूस रिस्क एंड प्रिवेंट फ्यूचर फाइनेंशियल रेगुलेशंस हैं वो आए, एंड टू क्रिएट अ न्यू इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, एक नया फाइनेंशियल आर्किटेक्चर जिसकी वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम्स फिर से क्रिएट ना हो। ठीक, वर्क्स ऑफ G20 किस तरीके से काम करता है ब्रॉडली, तो वो 2 तरीकों से काम करता है। एक्चुअली एक ट्रोइका करके एक आइडिया है जिस पे काम करता है, वो आगे बात करेंगे, लेकिन वही एक फाइनेंस ट्रैक होता है और दूसरा शेरपा ट्रैक होता है। फाइनेंस ट्रैक की बात करें तो ऑल द टैक्स टॉक्स इन्वॉल्विंग G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स एंड देयर डिप्यूटीज आर द पार्ट ऑफ फाइनेंस ट्रैक। वो जो साल में 2 मीटिंग्स होती हैं उन्हीं को फाइनेंस ट्रैक कहा जाता है। एंड दे मीट न्यूमरस टाइम्स अ ईयर टू डिस्कस मॉनेटरी एंड फिस्कल कंसर्न्स एज वेल एज द फाइनेंशियल रूल्स। जो इनकी डिप्यूटीज होते हैं वो बैकड्रॉप में कई बार मिलते हैं, ये साल में 2 बार मिलते हैं, और इसी तरीके से फाइनेंस ट्रैक इस तरीके से चल रही है। ब्रॉडली G20 का फॉर्मेशन भी फाइनेंस के रेगुलेशंस और फाइनेंस की दिक्कतों से निपटने के लिए हुआ था। इसके बाद शेरपा ट्रैक। The Sherpa track focuses on border topics like political engagement and anti-corruption development and energy among others. इन सारी चीज़ों पे इसके फाइनेंस के बाद जो चीज़ें बच गए, पॉलिटिकल एंगल, सिक्योरिटी एंगल, करप्शन एंगल, या एनर्जी का सेक्टर में किस तरीके से बदलाव हो रहा है, वहाँ पे क्या क्या डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, उसके बारे में बात करने के लिए शेरपा 2018 में जो इस वक्त प्रेजेंट गवर्नर है शांतिकांता दास, वो इंडिया के शेरपा बन के गए थे। अब आप बताओ कमेंट करके कि इस वक्त इंडिया का शेरपा कौन है, वो नीति आयोग से भी जुड़े हुए हैं। ठीक, जो ट्रोइका समिट होती है या जो G20 ट्रोइका मैकेनिज्म है वो क्या है, ब्रॉडली ट्रोइका 3 चीजों से मतलब ट्रायंगल 3 चीजों से बना हुआ होता है। जैसे इसमें एक कंटिन्यूटी और एक कोहेरेंस की बात की जाती है कि जो भी G20 में काम हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले तो 99 में बन गया ये, उसके अगले 9-10 सालों तक यहाँ पे कोई भी रेगुलर मीट्स उतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद यहाँ रेगुलर मीट हुई, और सिर्फ रेगुलर मीट्स नहीं हो रही है, यहाँ ये भी देखा जा रहा है जैसे अगर किसी कंट्री के पास प्रेसिडेंसी है तो वो पिछली कंट्री के साथ कोऑर्डिनेट करे और अगली कंट्री में जहाँ प्रेसिडेंसी जाएगी उसके साथ कोऑर्डिनेट करे, जिससे कि पॉलिसीज में कोहेरेंस रहे। जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है, तो इससे पहले प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास थी और अगले साल होगी किसी एक और कंट्री के पास होगी अगले साल। तो इन कंट्रीज, ये तीनों कंट्रीज जो हैं वो ब्रॉडली मिलके काम करें, इसी चीज को ट्रोइका कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं इस शेरपा समिट और इन सारी चीजों के बाद। नेक्स्ट थिंग इज द वर्क्स एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी का सिग्निफिकेंस क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ कि दिल्ली में ये वसुदेव कुटुंबकम जो है ये इसकी थीम है, वन अर्थ वन फैमिली, मतलब समस्त परिवार एक फैमिली है। 18th मीटिंग है ये जो हो रही है इस वक्त G20 की, और नई न्यू दिल्ली में ये होगी। और ये जो वसुदेव कुटुंबकम जो ये शब्द लिया गया है ये महाउपनिषद से लिया गया है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि प्रीलिम्स में एक बार पूछा जा सकता है। एक बार पहले भी आया है मंडूक उपनिषद से सत्यमेव जयते जो लिया है, तो उसके बारे में कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ठीक,
सिग्निफिकेंस ऑफ G20 प्रेसिडेंसी, क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के हिसाब से, इंडिया के पास क्या क्या चीज़ें हैं जो इंडिया लेवरेज ले सकता है इस प्रेसिडेंसी के साथ, और दुनिया को भी कई सारी चीज़ें हैं जो दे सकता है। क्या दे सकता है, जैसे जिस तरीके से इंडिया ने अपने कोविड के टाइम पे इतनी सारी वैक्सीन्स का निर्माण किया, इतनी सारी वैक्सीन्स का प्रोडक्शन किया और बाहर के देशों में भेजा, जिस तरीके से इंडिया यूपीआई में इस वक्त किंग बना हुआ है और बाकी कंट्रीज़ के साथ, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज़ हो, ब्राज़ील हो, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ पार्टनरशिप्स कर रहा है कि वहाँ शॉपिंग करनी हो, या इंडिया यूएई जो अलग अलग अपनी चीज़ों के साथ अपने कॉइन्स और अपनी करेंसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि इस वक्त इस पार्टी में, G20 पार्टी में यूएस भी आएगा, लेकिन फिर भी इंडिया के पास देने के लिए दुनिया को इस वक्त बहुत कुछ है। और क्या क्या चीज़ें हैं इंडिया जो इस प्रेसिडेंसी के वक्त क्या सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं, तो इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, इंडिया का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। वो कैसे बढ़ रहा है मैंने आपको बताया। एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, इंडियाज रोल इन G20 इज क्रिटिकल एंड इट्स प्रेसिडेंसी विल हेल्प इट फर्दर स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक टाइज विद अदर G20 मेंबर्स। दूसरे, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस पिछले कुछ कोविड के बाद जिस तरीके से मार्केट इकोनॉमीज डंप की थी बहुत बुरी तरीके से, चाहे वो यूएस की हो, जहां बार बार यूएस को रिसेशन में बोला जा रहा था कि यूएस रिसेशन में जा रहा है, वहां एक इकोनॉमी जिसने बहुत अच्छी तरीके से होल्ड किया था वो है इंडियन इकोनॉमी। और इसीलिए शांतिकांता दास जी को, जो इंडियन गवर्नर है, उन्हें बेस्ट सेंट्रल गवर्नर का अवार्ड भी मिला है। ठीक, तो इंडिया का जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है लगातार, और जो इंडिया साउंड है इंडियन के इकोनॉमिक सिस्टम, उसके बारे में बात कर सकता है। इंडियाज लीडरशिप और ऑन क्लाइमेट चेंज, इंडिया क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा सीरियस है। इवन कल की ही ये न्यूज़ है कि इस वक्त इंडिया ने ये बोल दिया है कि जो कार्बन फुटप्रिंट्स और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वहाँ इंडियन कंपनीज, कुछ कंपनीज जो हैं इंडिया में जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे फंक्शन करती हैं, तो वो इन चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकती हैं। ठीक, तो इसके रिगार्डिंग, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग भी और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जिस पे इंडिया अपनी सीरियसनेस दिखाता है। चाहे वो बोल दे कि 2070 तक मैं जो वो कार्बन न्यूट्रलिटी है वो एकदम नेट जीरो के आसपास आ जाएगी। तो इंडिया हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ क्लाइमेट चेंज एज द वर्ल्ड ग्रैपल्स विद द चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज। इंडियाज प्रेसिडेंसी कैन हेल्प सेट द टोन फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन दिस इशू। इसके अलावा इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे इंडिया का ध्यान रहता है। हालांकि है तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट, सबका साथ सबका विकास, लेकिन कोशिश की जाती है कि जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई है वो इसी आइडिया के अराउंड किया जाए। बाय प्रायोरिटाइजिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, इंडियाज प्रेसिडेंसी विल फोकस ऑन इश्यूज सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 विल प्रोवाइड इंडिया प्लेटफॉर्म टू एंगेज विद अदर पावर्स, फॉर एग्जांपल यूएस, चाइना, रशिया एंड ऑन ग्लोबल इंपॉर्टेंट इश्यूज। तो एक ही जगह पे इंडिया, चाइना, यूएस, रशिया, जो इस वक्त, जैसे हमने बात की कि अगर एक छोटा सा कंट्री, अभी थोड़ी देर पहले बात की है, वो वीडियो आपके पास आ जाएगा, कि एक छोटा सा कंट्री, एक गरीब कंट्री वेस्ट अफ्रीका का नाइजर, वहाँ पे भी जो कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पे भी जो ब्रॉड प्लेयर जो पीछे से स्ट्रिंग्स घुमा रहे हैं, उनमें से एक यूएसए और फ्रांस हैं, और दूसरी तरफ रशिया है, और चाहे वो बुर्किना फासो हो, चाहे वो माली हो, या वेस्ट अफ्रीका के और जो कंट्रीज़ हैं, वो किस तरीके से रशिया की तरफ जा रहे हैं। तो ग्लोबल स्टेज पे स्ट्रेटेजिकली जिस तरीके से ये प्लेयर्स, ये कंट्रीज़ काम कर रही हैं, उन कंट्रीज़ के साथ अगर इंडिया अपना तालमेल अच्छी तरीके से, बैलेंस तरीके से बढ़ा पाएगा, या अपनी चीज़ों को, अपनी इंपॉर्टेंस को दिखा पाएगा, तो उसके लिए वो सिग्निफिकेंट मूवमेंट होगा। लेकिन इस सब के बावजूद G20 के कुछ चैलेंजेस हैं। वो क्या हैं? कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है इसका, आपने बाकी सबका सुन लिया होगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि अगर प्रीलिम्स में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, कोई ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाएगा कि G20 एक ऑप्शन में, कि G20 का सेक्रेटरीट फलाना जगह पे है, न्यू दिल्ली में है या न्यूयॉर्क में है, तो वो गलत है, क्योंकि कहीं पे भी नहीं है। उसकी एक वजह ये है कि जिस तरीके से G20 फंक्शन करता है, क्योंकि यहाँ पे जो 20 कंट्री हैं वो 4-4 के ग्रुप्स में डिवाइडेड है, और उन्हीं में से एक लीडर एक जगह पे, मतलब रोटेशन पॉलिसी वाइज सेक्रेटरीट या एक चीज जो है वो हेड करती है, कंट्री जो हेड करता है, इसीलिए कोई सिग्निफिकेंट, कोई स्पेसिफिक हेडक्वार्टर नहीं है। द प्रेसिडेंसी इज डिटरमाइंड बाय द कंसेंसस बाय इट्स मेंबर्स बेस्ड ऑन रीजनल रोटेशंस एंड चेंजेस एवरी ईयर। इसके अलावा नॉन बाइंडिंग डिसीजंस, कोई भी बाइंडिंग डिसीजन नहीं, क्योंकि कई बार फाइनेंसिंग, टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर G20 में काफ़ी ज़्यादा बात हुई है कि किस तरीके से हम इसे रोकें। बहुत बार बात हुई है, इंडिया ने कई बार ये
चाहे वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बोला हो या अगल बगल की कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में, कि टेररिज्म और ट्रेड साथ साथ नहीं चल सकता है। और इसके अलावा भी G20 में बात होती है, बट स्पेसिफिकली कोई गाइडलाइन नहीं निकल पाई, कोई बाइंडिंग डिसीजन नहीं आ पाया है। ठीक, लिमिटेड मेंबरशिप, जो कंट्री इतना ज़्यादा स्पेसिफिक है, ये कहा जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा है, जो इतनी बड़ी दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, कि हर सेक्टर में 75% से ज़्यादा का शेयर इनके पास है, तो इस ग्रुप के अंदर कुछ और कंट्रीज को शामिल कर सकते हैं। तो इस मेंबरशिप को G20 तक रोकने की ज़रूरत नहीं है, रोका नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन रीचिंग कंसेंसस, क्यों? क्योंकि ये जो वही है, जो G20 है वो इस हाथ की तरह, इन उंगलियों की तरह है, जहाँ पे सारी उंगलियां एक दूसरे से के बराबर नहीं है। एक यूएसए है, एक चाइना है, एक रशिया है, फिर इंडिया, और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज भी हैं तो जहाँ बहुत ज़्यादा समानताएं नहीं हैं, और उनके अपने अपने इश्यूज हैं जिसे वो अलग तरीके से एड्रेस करना चाहते हैं। इसके अलावा क्यों कंसेंसस आने में दिक्कत होती है? कंट्रीज विद अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम, वही इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ज्यादा अलग है, मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर देम टू रीच अ कंसेंसस। जैसे कि 2008 का जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तब किसी एक कंसेंसस पे पहुंचना इन कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इनके इकोनॉमिक डायनेमिक्स जो थे वो बहुत ज्यादा अलग थे। इसके अलावा लिमिटेड फोकस, फोकस जो है, जैसे मैंने आपको बताया, जो जेनेसिस है G20 का, वो इसलिए है क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, और उसके बाद जहां पे इस G20 को सीरियसली लिया गया वो था जब 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए। इसीलिए इनका प्राइमरी फोकस जो होता है, G20 फोकसेस मेनली ऑन इकोनॉमिक इश्यूज, which means that it may not be equipped to address other global issues such as hunger, ह्यूमन राइट्स, या इस तरीके के इश्यूज जो हैं, इनको ये बहुत ज़्यादा एड्रेस नहीं करते, इकोनॉमिक इश्यूज के आसपास रिवॉल्व करते हैं। तो अगर ये और लोगों को अपने साथ लेते हैं और कंट्रीज को अपने साथ लेते हैं, अपना दायरा बढ़ाते हैं, और वहाँ पे कुछ बाइंडिंग डिसीजंस रहें कि इन चीज़ों को, टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर कोई मसला हो या कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो उन्हें एड्रेस अगर किया जाए, तो ये ग्रुप और ज़्यादा वाइब्रेंट हो सकता है, और इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंदर इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। जो उसने चीज़ें हासिल की हैं, चाहे वो यूपीआई में की हो, चाहे वो वैक्सीनेशन में की हो, वो दुनिया को दे सकता है। या इंडिया का कल्चर हो, जो वसुदेव कुटुंबकम के साथ ही वो शुरू कर रहा है, चाहे वो इंडिया का कल्चर हो, या बहुत सारे नेशंस को एक जगह लाकर जो होस्ट करेगा, वहाँ पे अपने लिए अब एक जगह बना सकता है। ठीक, आई होप ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज में, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको कुछ अच्छा जानने को मिला। अगली वीडियो में मिलते हैं, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।